4 अप्रैल 2026 का एमए चिदम्बरम स्टेडियम। मतलब जो दृश्य था ना वहाँ, वो किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। मथीशा पथिराना गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी गेंद लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। हाँ, एकदम घातक यॉर्कर थी वो, सीधे पैरों की तरफ। उस गति का सामना करना अच्छे बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने जैसा होता है। बिल्कुल। और क्रीज पर खड़ा था दिल्ली का एक 24 साल का युवा बल्लेबाज, पंजाब किंग्स का प्रियांश आर्या। उसने कुछ खास नहीं किया, वो अपनी जगह से ज्यादा हिला भी नहीं, बस उस तेज गति का इस्तेमाल किया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक कर दिया सीधा स्टैंड्स में। गजब का शॉट था वो। गजब तो उसके आंकड़े भी थे, सिर्फ 11 गेंदों में 39 रन और स्ट्राइक रेट सुनेंगे आप 354.55। मतलब दिमाग हिल जाए ऐसा प्रदर्शन। और इसी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। आपको पता है, आईपीएल के 19 साल के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है कि किसी ने इतनी कम गेंदों का सामना करके ये अवार्ड जीता हो। हाँ, ये कोई आम बात नहीं है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी अविश्वसनीय सफर को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का, जिसे सिस्टम ने बाहर कर दिया था, आज क्रिकेट जगत का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। बिल्कुल, बाहर से देखने पर ये किसी रातों रात उभरे चमत्कार जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई नया सितारा अचानक आसमान से टपका और उसने चैंपियन टीमों के होश उड़ा दिए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है ना? एकदम सही कहा आपने। खेल पत्रिकाओं और उनके पुराने साक्षात्कारों का अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक आक्रामक पारी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जो क्रिकेट के एक बहुत बड़े प्रशासनिक जाल में फंसा था। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस 2026 के धमाके की नींव दरअसल 1 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। मतलब 2025 के सीजन में ही प्रियांश ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ महज 39 गेंदों में शतक ठोक दिया था। हाँ, और ये यूसुफ पठान के 37 गेंदों वाले शतक के बाद किसी भी भारतीय का आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक था। उस मैच में तो उन्होंने पथिराना के एक ही ओवर में 22 रन बटोरे थे और कुल 103 रन बनाए थे। आपको याद है, नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री बॉक्स में थे और उन्होंने प्रियांश की तुलना सीधे सचिन तेंदुलकर से कर दी थी। हाँ, वो बहुत बड़ा बयान था। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात एक और है। इस ऐतिहासिक पारी से कुछ ही समय पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच में प्रियांश पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर का शिकार हो गए थे। 0 पर आउट, मतलब गोल्डन डक। जी हाँ, अब आप सोचिए, एक युवा खिलाड़ी जो आर्चर की तेज गति के सामने 0 पर आउट हुआ हो, वो इतनी जल्दी मानसिक रूप से कैसे उभर सकता है? ये ऐसा है जैसे किसी वीडियो गेम में चीट कोड एक्टिवेट कर दिया गया हो। कोई नया खिलाड़ी पथिराना जैसे गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने के लिए वो आत्मविश्वास लाता कहां से है, वो भी तब जब पिछला मैच इतना खराब गया हो। इसका जवाब उनके खुद के क्रिकेटिंग दर्शन में छिपा है। प्रियांश अपनी कमियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका खुद का मानना है कि जब कोई अटैकिंग बैट्समैन आउट होता है तो उसका शॉट अक्सर बहुत खराब या गैर जिम्मेदाराना लगता है। हाँ, वो टीवी पर देखने में ऐसा लगता है कि बल्लेबाज ने अपना विकेट फेंक दिया। बिल्कुल। तकनीकी स्तर पर अगर बात करें तो बल्लेबाजी करते समय प्रियांश का फ्रंट फुट यानी आगे का पैर बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलता। पारंपरिक कोचिंग में इसे एक बड़ी खामी माना जाता है। सही बात है, कोच तो हमेशा यही कहते हैं कि पैर निकाल कर खेलो, गेंद की पिच तक पहुंचो। लेकिन प्रियांश ने इस तकनीकी कमी को ही अपना हथियार बना लिया है। ये पूरा खेल बायोमैकेनिक्स का है। ना कैसे हो सकता है? बल्लेबाज तो पूरी तरह फंस जाएगा। देखिए, इसे एक जूडो का या जूडो फाइटर की तरह समझिए। जूडो में आप अपने विरोधी की ताकत और गति का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करते हैं, या फिर इसे एक दबी हुई स्प्रिंग मान लीजिए। अच्छा, मतलब वो क्रीज का गहराई से इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। क्योंकि प्रियांश का पैर ज्यादा आगे नहीं जाता, वो क्रीज में पीछे स्थिर खड़े रहते हैं। वो गेंद के बिल्कुल पास आने का इंतजार करते हैं। इस स्थिर अवस्था की वजह से वो गेंदबाज की उस अत्यधिक गति को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। तो उन्हें शॉट में खुद की ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम सही पकड़े। वो बस उस तेज रफ्तार को बल्ले की सही दिशा देकर बाउंड्री के पार भेज देते हैं। इससे उन्हें गेंद को देखने के लिए 1 मिलीसेकंड का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। ये तेज गेंदबाजों के लिए तो समझ आता है, चलिए गति का इस्तेमाल हो गया। लेकिन स्पिनर्स के सामने ये तकनीक कैसे काम करती है?
जब उनके सामने रविचंद्रन अश्विन आए जिनके पास 700 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट हैं, तब तो गति नहीं थी। और अश्विन बल्लेबाज का दिमाग पढ़ने में भी माहिर है। बिल्कुल, और उस मैच में तो अश्विन ने राउंड द विकेट आकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। राउंड द विकेट आना अश्विन का एक बहुत ही क्लासिक और खतरनाक ट्रैप है। इसके पीछे की ज्योमेट्री बहुत दिलचस्प है। जब कोई ऑफ स्पिनर बाएं हाथ के बल्लेबाज को राउंड द विकेट गेंद फेंकता है तो गेंद एक खास एंगल से शरीर की तरफ आती है। मतलब वो बल्लेबाज को हाथ खोलने की जगह ही नहीं देते। हाँ, वो आपको शरीर के पास बांध देते हैं। बल्ला घुमाने का दायरा ही खत्म हो जाता है। अश्विन का प्लान बिल्कुल साफ था। वो प्रियांश को जगह नहीं देना चाहते थे और उन्हें लेग स्टंप पर फंसाना चाहते थे। लेकिन प्रियांश ने तो अश्विन के स्ट्रैप को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेल दिया। ये सिर्फ ताकत का शॉट नहीं था, ये किसी चेस के ग्रैंड मास्टर का दिमाग पढ़ने जैसा था। सच में, और मुझे लगता है कि इस निडरता को बढ़ावा देने में टीम के माहौल का भी बड़ा हाथ था। जब वो आर्चर की गेंद पर 0 पर आउट हुए थे, तब रिकी पॉन्टिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें डांटा नहीं था। हाँ, उन्होंने उल्टा प्रियांश से कहा था कि अगली बार भी अगर वैसी गेंद मिले तो बिना डरे पहली गेंद पर छक्का मारने की ही कोशिश करना। ऐसा सपोर्ट मिले तो कोई भी खिलाड़ी निडर बन जाए। लेकिन यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का दिमाग पढ़ने की ये क्षमता, दबाव में शांत रहने की ये कला, ये सब सिर्फ नेट्स में प्रैक्टिस करने से तो नहीं आ सकती ना। बिल्कुल नहीं। आज के क्रिकेट में जहां हर खिलाड़ी वातानुकूलित जिम में पसीना बहाता है और सेंसर से घिरा रहता है, प्रियांश की ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग थी। हाँ, मैंने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के रातापानी जंगल के पास एक कैंप है, एक गुरुकुल स्टाइल का कैंप। मतलब आईपीएल की चकाचौंध से दूर एक जंगल में ट्रेनिंग। जी, ये कैंप उनके कोच संजय भारद्वाज चलाते हैं, जिन्होंने गौतम गंभीर जैसे दिग्गज को भी तैयार किया है। आईपीएल से पहले प्रियांश को भोपाल से 20 किलोमीटर दूर इस घने जंगल के कैंप में रखा गया था। ये तो किसी प्राचीन काल के तपस्वी जैसी ट्रेनिंग लगती है। थी भी वैसी ही। दिन में 12 घंटे की कठोर ट्रेनिंग और नियम इतने कड़े कि पूरे दिन में मोबाइल फोन सिर्फ 1 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। खाना भी पारंपरिक तरीके से चूल्हे पर बनता था। मोबाइल फोन सिर्फ 1 घंटा? आज के जमाने में ये किसी भी 24 साल के लड़के के लिए कितनी बड़ी बात है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। इसका सीधा कनेक्शन डोपामीन रीसेट और एकाग्रता से है। डोपामीन रीसेट? हाँ, देखिए, आज के डिजिटल युग में खिलाड़ियों का दिमाग फोन और सोशल मीडिया की वजह से हर सेकंड नए डोपामीन हिट का आदी हो चुका है। इससे हमारा अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो फोन छीनकर असल में दिमाग को शांत किया जा रहा था। ये तो शारीरिक से ज्यादा न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। जब बाहरी शोर से संपर्क कट जाता है तो दिमाग का डोपामीन लेवल नॉर्मल हो जाता है। खिलाड़ी एक हाइपर फोकस स्टेट में चला जाता है, जो कि क्रिकेट में बहुत जरूरी है। जब 150 की रफ्तार से गेंद आ रही हो तो उसे गेंदबाज के हाथ से छूटते ही पड़ना होता है। हाँ, इसी गहरी एकाग्रता के दम पर प्रियांश ने तेज गेंदबाजों की शॉर्ट पिच गेंदों का सामना करने के लिए अपने कट और पुल शॉट्स को परफेक्ट किया था। चूल्हे पर खाना बनाना सिर्फ अनुशासन नहीं था, ये मानसिक धैर्य बढ़ाने का तरीका था। वैसे एक अनुशासित शिक्षक परिवार से आने के कारण शायद ये सादगी उनके लिए थोड़ी आसान रही होगी। उनके माता पिता पवन आर्या और राधा बाला दोनों ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर हैं। हाँ, एक मध्यम वर्गीय शिक्षक परिवार का माहौल हमेशा जमीन से जुड़े रहना सिखाता है। प्रियांश ने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा भी था कि अगर उनके हाथ में बल्ला नहीं होता तो वो भी आज एक टीचर ही होते। और उनके पिताजी का अंधविश्वास तो देखिए। चंडीगढ़ वाले मैच में प्रियांश को 0 पे आउट होते देखने के बाद उन्होंने स्टेडियम जाना ही छोड़ दिया। अरे हाँ, वो अब सारे मैच सिर्फ टीवी पर देखते हैं। तो मतलब एक तरफ पारिवारिक सादगी और जंगल कैंप की शांति और दूसरी तरफ मैदान पर वो खूंखार रूप, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो क्या कोई जन्म से ही पावर हिटर हो सकता है? मतलब क्या प्रियांश बचपन से ही ऐसे छक्के मारते थे? प्रियांश खुद इस बात को पूरी तरह नकारते हैं। उनका साफ मानना है कि कोई भी खिलाड़ी बॉर्न पावर हिटर नहीं होता। ये सब अनुभव और मैच्योरिटी के साथ आता है। शुरुआत में तो वो काफी शर्मीले और रक्षात्मक खिलाड़ी थे ना? हाँ, लगातार खेलते हुए उन्होंने गेम को समझा और जोखिम लेना सीखा। और इस मैच्योरिटी का सबसे खतरनाक रूप हमें 31 अगस्त 2024 को देखने को मिला। ये वो समय था ना जब 2024 के आईपीएल ऑक्शन में उन्हें किसी ने नहीं खरीदा था। वो अनसोल्ड रहे थे। कोई फ्रेंचाइजी उन पर दांव लगाने को तैयार नहीं थी।
अक्सर ऐसे मौकों पर युवा खिलाड़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन प्रियांश ने इस निराशा को दिल्ली प्रीमियर लीग यानी DPL में एक ऐतिहासिक पारी में बदल दिया। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की तरफ से खेलते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ, सही कहा ना? जी, स्पिनर मनन भारद्वाज गेंदबाजी कर रहे थे और प्रियांश ने उनके एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ दिए। और इस 6 छक्कों वाले ओवर के साथ एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक संयोग भी जुड़ा है। प्रियांश ने ये कारनामा 31 अगस्त को किया था, और आपको पता है, ठीक 56 साल पहले 31 अगस्त 1968 को महान कैरेबियाई बल्लेबाज सर गारफील्ड सोबर्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। वाह, मतलब उसी तारीख को इतिहास दोहरा दिया गया। बिल्कुल। उस मैच में गेंदबाज मनन भारद्वाज इतने मानसिक दबाव में आ गए थे कि उन्होंने बीच ओवर में बाएं हाथ से गेंदबाजी छोड़कर दाएं हाथ से गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन प्रियांश रुके ही नहीं। और उस मैच में प्रियांश ने महज 50 गेंदों में 120 रन बनाए थे। पूरी DPL टूर्नामेंट में उन्होंने 608 रनों का अंबार लगा दिया। और ये फॉर्म वही नहीं रुका। इसके तुरंत बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने महज 43 गेंदों में 102 रन ठोक दिए। और जो भी भुवनेश्वर कुमार और पीयूष चावला जैसे अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने। इसी प्रदर्शन का नतीजा था कि 2025 में पंजाब किंग्स ने उन्हें 3.8 करोड़ रुपए में खरीद लिया। तो इन सब का असल मतलब क्या है? छक्कों की बारिश, राता पानी का कैंप और करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट। ये सब किसी हैप्पी एंडिंग वाली कहानी जैसा लगता है, लेकिन हमारी आज की चर्चा का जो सबसे विचलित करने वाला हिस्सा है, वो तो अभी आना बाकी है। जी, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो 2024 का अनसोल्ड रहना तो बस एक छोटी सी रुकावट थी। प्रियांश के करियर की शुरुआती दौर में 2020 में एक ऐसा वाकया हुआ था जो उनके क्रिकेट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। ये घटना भारतीय क्रिकेट प्रशासन की उस जटिल भूल भुलैया को बेनकाब करती है, जहां एक साधारण सा नियम किसी का भी करियर तबाह कर सकता है। 2020 में प्रियांश अंडर-19 इंडिया A टीम का हिस्सा थे। उसी ड्रेसिंग रूम में उनके साथ यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी थे, जो आज भारत के लिए इंटरनेशनल खेल रहे हैं। बिल्कुल, प्रियांश भी लगातार रन बना रहे थे, लेकिन जब अंडर-19 वर्ल्ड कप की मुख्य टीम की घोषणा हुई तो उनका नाम उसमें नहीं था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका कारण उनका खराब फॉर्म या फिटनेस नहीं था। तो फिर क्या था? कारण था BCCI का एक प्रशासनिक नियम, बोन डेंसिटी टेस्ट का नियम। मतलब एक बल्लेबाज को मेडिकल टेस्ट के कागजों की वजह से वर्ल्ड कप खेलने से रोक दिया गया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। देखिए, BCCI ने अंडर-16 स्तर पर उम्र की धोखाधड़ी यानी एज फ्रॉड को रोकने के लिए ये टेस्ट अनिवार्य किया था। नियम ये था कि जो खिलाड़ी अंडर-16 में ये मेडिकल टेस्ट नहीं कराएगा, वो अंडर-19 स्तर पर ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही खेल पाएगा। नियत तो इस नियम की सही थी, खेल को साफ रखने के लिए ये जरूरी भी था। नियत सही थी, लेकिन प्रियांश को इस नियम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब पूर्व क्रिकेटर अमित भंडारी ने उनसे पूछा था कि क्या वो अंडर-16 खेल रहे हैं, तो प्रियांश ने बहुत गर्व से कहा था कि वो सीधे अंडर-19 खेल रहे हैं। उन्हें लगा कि ये तो प्रमोशन है। हाँ, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो टेस्ट न कराना या वो फॉर्म न भरना उनके लिए वर्ल्ड कप के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगा। सोचिए जरा, एक युवा खिलाड़ी के लिए ये मनोवैज्ञानिक रूप से कितना विनाशकारी रहा होगा। वो लड़का जो अपने टैलेंट के दम पर प्रमोट हुआ, उसे सिर्फ जानकारी न होने के कारण बाहर कर दिया गया। एक नियम जो धोखेबाजों के लिए था, उसने एक असली टैलेंट को सजा दे दी। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली क्रिकेट की राजनीति के चलते उन्हें स्थानीय अंडर-19 ट्रायल्स में भी मौका मिलना बंद हो गया। ऐसे समय में जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो, तब उनके कोच संजय भारद्वाज ने जो किया, वो सच में एक मिसाल है। मैंने पढ़ा था कि एक स्थानीय क्लब टूर्नामेंट हो रहा था, जहां अंडर-19 चयनकर्ता गुरुशरण सिंह नया टैलेंट खोजने आने वाले थे। जी, लेकिन उस टूर्नामेंट में एक टीम की एंट्री फीस 45,000 रुपए थी। एक ग्रासरूट कोच और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 45,000 बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन संजय सर ने अपनी जेब से वो पैसे भरे। उन्होंने असल में अपने छात्र के लिए वो मंच खरीदा ताकि चयनकर्ता उसे देख सकें। ये एक गुरु का अपने शिष्य पर अटूट विश्वास था, और प्रियांश ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने उस मैच में 93 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसने चयनकर्ताओं को उनका नाम टीम में शामिल करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अंडर-19 वर्ल्ड कप से बाहर होने का वो जो सदमा था, उसके बाद के 2 साल बहुत अंधकारमय रहे।
वो दिल्ली की T20 टीम से पूरी तरह बाहर थे। कोई मैच नहीं, कोई टीवी कवरेज नहीं, सिर्फ नेट्स पर पसीना बहाना। ज्यादातर खिलाड़ी इस स्थिति में टूट जाते हैं या फिर क्रिकेट छोड़कर कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहीं पर जंगल वाले उस कैंप और मानसिक अनुशासन का असर दिखता है। बिल्कुल। जब सिस्टम ने दरवाजे बंद किए तो उन्होंने शिकायत करने के बजाय खुद को इतना मजबूत कर लिया कि जब मौका मिला तो दुनिया देखती रह गई। प्रियांश की ये सफलता ना हमारे मौजूदा क्रिकेट के ढांचे और स्काउटिंग सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। आज का ढांचा कई बार टैलेंट से ज्यादा बॉक्स टिक करने पर चलता है कि आपने ये फॉर्म भरा या नहीं, वो टूर्नामेंट खेला या नहीं। सही कहा। और प्रियांश की यात्रा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं अक्सर इन कागजी पैमानों के बाहर मिलती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, जब वो 11 गेंदों में 39 रन बनाते हैं या लगातार 6 छक्के जड़ते हैं तो वो सिर्फ एक T20 मैच की आक्रामक पारी नहीं होती। वो सालों का दबा हुआ गुस्सा है, वो हताशा है जो उस प्रशासनिक नियम के कारण पैदा हुई थी। ये उस सिस्टम को दिया गया करारा जवाब है जिसने महज एक कागज की कमी के कारण इतने प्रतिभावान खिलाड़ी को बाहर कर दिया था। सच में ये कहानी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। प्रियांश को तो संजय भारद्वाज जैसे कोच मिल गए जिन्होंने 45,000 रुपए भर दिए और वो रातापानी का कैंप मिल गया। लेकिन हमारे देश के विशाल सिस्टम में ऐसे कितने ही टैलेंट होंगे जो सिर्फ किसी फॉर्म को गलत भरने, कोई ईमेल ना पढ़ने या किसी मेडिकल टेस्ट की जानकारी ना होने के कारण हमेशा के लिए खो जाते हैं। क्या हम सच में सर्वश्रेष्ठ एथलीट खोज रहे हैं या सिर्फ उन्हें चुन रहे हैं जो नियमों की इस भूल भुलैया को पार करना जानते हैं? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई जानकारियों और गहरे विश्लेषण के साथ फिर लौटेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने आसपास के सिस्टम पर सवाल उठाते रहिए।